नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 2024 की लोकसभा और 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज और बड़े पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं। साथ ही बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। बैठक में 2024 को लेकर मंथन होगा। साथ ही यूपी पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही है लोकसभा की। साथ ही बीजेपी 2019 के चुनाव में हारी हुई यूपी की 14 सीटों पर भी फोकस कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए। तो ये एक छत के नीचे मंथन है बीजेपी के सभी दिग्गजों का। वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल 2023 में होने जा रहे 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जी हां, बीजेपी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया है। मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत महासचिव, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बैठक शुरू होने से महज हफ्ते भर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। संभावना इस बात की भी है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वहीं बीजेपी संविधान के नियमों के मुताबिक नड्डा को एक्सटेंशन मिलने के आसार हैं। इसके अलावा बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो जिन सीटों पे हम चुनाव हारे हैं और जिन सीटों पे चुनाव जीते हैं, सभी सीटों पे आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सभी पदाधिकारी और नेतागण जाएंगे। और 2024 से पहले सबके बीच जाना है। गाजीपुर की बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गाजीपुर से चुनाव में आदरणीय नड्डा जी जा सकते हैं, तो बिल्कुल गाजीपुर से शुरू होगा और हर सीटों पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है, इसलिए हम हर सीटों पे जाएंगे, सबके पास जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। वहीं विपक्ष का मानना है कि बीजेपी का चिंतन और मंथन महज ढकोसला है। मंथन से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। पार्टी का मनोबल उपचुनाव के परिणाम के बाद हतोत्साहित है। उनके कार्यकर्ताओं नेताओं में हतोत्साहित है, क्योंकि मैनपुरी के मॉडल ने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश जो है गंगा जमुना तहजीब को मानता है, नफरत की राजनीति को नहीं मानता है। और इसके साथ साथ जो माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में जो विकास का जो विजन है और लोगों के समझ में आया है, लोगों ने समझा है कि अब विकास के पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी की नीति ही उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करती है। किसान, मजदूरों और युवाओं में, विद्यार्थियों में लगातार उत्साह की कमी है। और हम कहना चाहते हैं इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी 2024 में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ अपने उत्साह के साथ लबोलोज है और पार्टी मैनपुरी मॉडल के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। पार्टी बिल्कुल सक्रियता से अपने सदस्यों को, नए सदस्यों को जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। जिस तरह से चाहे इस देश का बुजुर्ग हो, चाहे इस देश का युवा हो और चाहे इस देश के बच्चे हों, इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों पर संदेह है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसान की दुगनी आय करने की बात हो, चाहे इस देश की इकोनॉमी पर जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो हो, चाहे हमारी इस देश की सीमाओं की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये समय है कि उन्हें जवाब देना होगा। उन्हें जवाब देना होगा उन वादों पर जो उन्होंने चुनाव के समय किए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 में हारी हुई सीटों पर परचम फहराना नड्डा के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर हारी थी। गाजीपुर में मनोज सिन्हा भी चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर मंथन कर रही है। इसके साथ साथ 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, ऐसे 9 राज्य हैं विधानसभा चुनाव जिनमें होना है, उन पर भी मंथन करे। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही आती हैं। और साथ ही जिन 14 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपना मंथन कर रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिल्पी चौधरी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दिलीप यशवर्धन है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और जल्दी हमारे साथ होंगे दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तो शिल्पी जी, शुरुआत आप ही के साथ। हालांकि मैं दीपक बघेल से शुरुआत करता, लेकिन हम थोड़ा लेट से जुड़ रहे हैं, देरी से आते हैं हमेशा। शिल्पी जी, 2024 को लेकर मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कैसे देखती हैं आप इस मंथन और चिंतन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो खुद से कहती है कि हम 365 दिन चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद आप क्या करते हैं, ये जनता जानना चाहती है। 8 साल इधर हो रहे हैं, पूरे 10 साल होने आ रहे हैं, 24 में 10 साल हो जाएंगे। क्या वादे करके आए थे, क्या पूरे किए गए? नोटबंदी का क्या हश्र हुआ? किसान बिल पर क्या हुआ? किसानों की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी? राष्ट्रीय रोजगार में आप कहते हैं पकौड़ा तलिए, फिर आप कहते हैं कि हमने कभी ये कहा ही नहीं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। 2 करोड़ रोजगार, आप कहते कि हम 2 करोड़ प्राइवेट रोजगार का सृजन करेंगे। हजारों करोड़ के MOU साइन हुए हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। 6ठा साल है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, पीछे के इन्वेस्टर समिट के MOU 5% भी जमीन पर नहीं आए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आप कहते हैं कि यूक्रेन का लड़ाई इसकी जिम्मेदार है, कोरोना इसकी जिम्मेदार है, बहुत सारे बहाने आपने बनाए, लेकिन जनता अब आपके बहानों में नहीं आएगी। उज्ज्वला कनेक्शन का क्या हाल हुआ? 3.5 करोड़ महिलाओं ने वो रिफिल कराए ही नहीं, बावजूद उसके ये उज्ज्वला 2 लेके आए। किसान बिल में आपने आज तक किसान की आमदनी दोगुनी नहीं करी। तो आप जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों में आप कर क्या रहे हैं? आप बस चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और फिर अगले चुनाव के लिए जुट जाना। जनता के मुद्दों को लेके जब आप चुनाव में आते हैं, तो वो मुद्दे चुनाव के बाद कहां भाग जाते हैं? हर तरह से लोकसभा की 2 चुनाव सामने है, स्पष्ट जी। एक विधानसभा और एक लोकसभा, एकदम स्पष्ट है कि जनता इनसे आजिज आ चुकी है। इन्होंने हर तरह का प्रयास करके देख लिया मैनपुरी में, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो जनता इनको जवाब देगी। विपक्ष आज आपको एकजुट ना दिख रहा हो, आप इसका संदेश दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है और समय से हम सब साथ होंगे। ठीक है, समय पर साथ होंगे। दिलीप यशवर्धन, ऐसा शिल्पी चौधरी कह रही हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। लेकिन क्या वाकई में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि इनविटेशन नहीं आया, हमारा आशीर्वाद, हमारा समर्थन साथ है, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि इनविटेशन नहीं आया। तमाम सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग देखने को मिली। हालांकि दूसरी बात है कि 2024 में सब साथ आएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो मंथन और चिंतन चल रहा है दिल्ली में, उसको सर किस नजरिए से देखते हैं, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में उससे फायदा होगा? सोनी साहब, फायदा बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा। जिस शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, ये सीखना है, ये बात दूसरी पार्टी को भी सीखने की जरूरत है। और जहां तक एकजुटता की बात है, विपक्षी एकजुटता की बात है, तो विपक्षियों के पास इस समय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें अच्छी टक्कर थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी अकेले सारी सीटें जीत भी जाएगी। अगर 80 की 80 सीटें यूपी में जीत जाते हैं, तो भी ये केंद्र में सरकार नहीं बना पाएंगे, और 80 सीटें जीतना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो विपक्ष को अगर केंद्र में सरकार बनानी है, केंद्र में एक ही पार्टी है, कांग्रेस। लेकिन शिल्पी चौधरी कह रही है कि हमें केंद्र में सरकार नहीं बनानी है, हमें तो बीजेपी को पटकनी देनी है बस 2024 में। नहीं तो 24 में पटकनी कहाँ देंगे, कहाँ दे पाएंगे? यहाँ 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जो जीतेंगे, उसी में पटकने की बात करेंगे ना। देखिए, शिल्पी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो अपनी जगह पर अच्छा है,
लेकिन एक कॉन्फिडेंस जिस सीट के ऊपर बेस कर रहा है वो बेस अच्छा नहीं है। अगर ये मैनपुरी की सीट को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जैसा मैनपुरी में जीत हासिल हुई ऐसा ही बाकी 79 सीट पर जीत हासिल होगी, तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैनपुरी की जो सीट थी वो चुनावी लड़ाई नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल लीगेसी की लड़ाई थी और वो नेताजी की लड़ाई थी। वहां चुनाव न रहने के बाद भी आदरणीय नेताजी ही लड़ रहे थे और उनकी विरासत की वो लड़ाई थी और विरासत उनके परिवार को जानी थी। मैंने इस बात को कई बार डिबेट में कहा था कि भाजपा चाहे जितना सर फोड़ ले, मैनपुरी की सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके कारण दूसरे। लेकिन बाकी जो 79 सीटें या मैनपुरी की सीट पर भी जब दोबारा चुनाव होगा तो वहां भी फैक्टर्स बदल जाएंगे। तो ये अपनी ताकत भाजपा को टक्कर देने में लगाएंगे, अच्छी बातें लगाना भी चाहिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन विपक्ष के साथ मिलना इनकी मजबूरी है। केंद्र में अगर भागीदारी इनको करनी है या इनको अगर केंद्र में भाजपा को हटाना है तो इन्हें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और बाकी जितनी रीजनल पार्टीज हैं उसको भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और कांग्रेस की भी ये मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस भी आज की डेट में इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो नो डाउट सबसे बहुत अच्छा होता है। पब्लिक के लेवल पे वो क्या कर रहे हैं दूसरी बात है, सरकार बनाने के बाद वो पब्लिक की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं ये दूसरी बात है। लेकिन भाजपा का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। और वो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजिकली कह लीजिए, जातिवाद के ऊपर कह लीजिए, धर्म के ऊपर कह लीजिए, क्षेत्र के ऊपर भी कह लीजिए, कारण आप कोई भी ले लीजिए, उनका जो स्ट्रेटेजी होती है वो हिट होती है और उनको जीत में रिजल्ट ला करके देती है। लेकिन दिलीप सर, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी के अलावा बीजेपी के पास एक चेहरा है मोदी, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का जादू चलता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, और हाल ही में हमने गुजरात का उदाहरण देखा है कि किस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन और पार्टियों के पास चेहरे की कमी है, ऐसा नजर आता है बार बार। कोई जादुई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर वोट मिल सके, जनता वोट दे। केंद्र के लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो केंद्र लेवल पर एक भी ऐसा चेहरा नहीं है। अगर कांग्रेस की बात आएगी तो फिर से या तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा या प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस में भी ऐसा कोई चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको बढ़ाना नहीं चाहती। बहुत ज्यादा मैजिकल नहीं है, जिस तरह से मोदी मैजिक चलता है वैसे मैजिक नहीं चल पाता उन चेहरों में। ये तो सोनी साहब राजनीति में समय का फैक्टर होता है। यही समय एक समय इंदिरा गांधी का था, उस समय मोदी जी तब भी थे राजनीति में, लेकिन तब इनका मैजिक नहीं चलता था। या अटल बिहारी वाजपेयी भी थे लेकिन उनका मैजिक नहीं चलता था। तब इंदिरा गांधी का मैजिक चलता था। ये समय का फैक्टर है, इसमें मोदी जी की बात नहीं है। वो राजनीतिक दौर चलते हैं, उस दौर में एक चेहरा चमकता है और वो चमकता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में मायावती चमकती थी तो मायावती ही चमकती थी, उसके बाद वो गायब हो गई। फिर अखिलेश जी चमके, फिर आदरणीय नेता जी चमके। दिलीप जी, अगर आप दौर की बात कर रहे हैं तो हालांकि थोड़ा मैं डिबेट से हटके एक और सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि बीजेपी ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जो 75 साल के हो गए थे उसके बाद, चाहे आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, तमाम सारे नेता। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की उम्र अभी 73 साल हो गई है। 1950 में उनकी अवतरण हुआ था और अब 2023 के हिसाब से देखें तो 73 साल कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव माने, अगर बीजेपी 75 साल वाले फॉर्मूले पर अड़ग रहती है तो। अगर वाकई में 2024 का चुनाव ये आखिरी चुनाव होगा तो 2029 बड़ा मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि चेहरे की कमी है। देखिए, ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय जनता पार्टी का और इसको अमेंड करने की और बदलने की और एडिशन करने की सारी पावर भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। ये यहाँ कोई पार्लियामेंट में लेकर के बिल नहीं पास कराना है इनको। और इस समय अधिपत्य मोदी जी का है, तो मोदी जी को लगता है कि उनकी एनर्जी भी 2029 में भी जनता को सर्व करने के लायक है, तो हो सकता है वो इसको अमेंड करा दें। क्योंकि आज इस समय जो रूलिंग चल रही है वो मोदी जी की चल रही है, तो मोदी जी अगर चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा के उसको 75 करा देंगे। या मोदी जी चाहेंगे, संगठन चाहेगा? मोदी चाहेंगे तो संगठन करेगा। यहाँ पर दोनों बात, मोदी चाहेंगे तो संगठन कर देगा और एक्सेप्शन देखिए नहीं भी करेंगे तो कानून में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, प्रोविजो लगे होते हैं। तो प्रोविजो के तहत कहीं ना कहीं एग्जम्पशन जो है मोदी जी को दे दिया जाएगा और 75 साल उन पर लागू नहीं होगा, बाकी लोगों पर लागू हो जाएगा। ठीक है। शिल्पी चौधरी जी, बीजेपी कह रही है कि हम जो 14 सीटें हारे थे 2019 में, उन 14 सीटों को लेकर एकदम प्रतिबद्ध हैं और हर हालात जीत दर्ज करेंगे। और 20 जनवरी से जेपी नड्डा आ रहे हैं, गाजीपुर से रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं।
नहीं, करने दीजिए। देखिए, राजनीति है, हर पार्टी अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न करेगी। और मैंने तो पहले ही कहा है कि 365 दिन जो चुनाव लड़ने के ही मोड में रहते हैं। और संगठन, दीपक जी ने अभी कहा भी आप में कि बहुत बेहतरीन संगठन है, और ये मानना भी पड़ेगा कि चुनाव लड़ने की स्पिरिट तो उनके जितनी दिलीप जी बता ही रहे हैं कि किसी में नहीं है। हमें सीखना चाहिए, और यकीनन हम सीख रहे हैं। तो सिर्फ नेताजी का चुनाव नहीं, देखिए ऐसा नहीं था कि उस चुनाव को इन्होंने हमारी झोली में बस यूं दे दिया। ये इनके प्रकार इन्होंने हर हथकंडा अपनाया, और जो जीत थी, जीत का मार्जिन था, वो इतनी बड़ा अंतर था। वो अंतर सिर्फ नेताजी की विरासत के तौर पे आया है, वो ये कहना थोड़ा सा जाती हो जाएगी हमारी पार्टी के साथ। पुलिस अधिकारी, हर तंत्र का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जेपी नड्डा जी बिल्कुल आएंगे, और गाजीपुर क्या, लेकिन मैम समाजवादी पार्टी कहती थी कि नेता अभी शिल्पी चौधरी आप भी के नेता कहते थे, अखिलेश यादव कहते थे, डिम्पल यादव कहती थी कि नेताजी के नाम पर साइकिल का बटन दबाना है, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मैनपुरी से जीत हासिल होगी। और आप कहते हैं कि विरासत को क्रेडिट नहीं जाता। हम फिर कहेंगे कि नेताजी के ही नाम पर ये चुनाव, अगला लोकसभा चुनाव और अगला विधानसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के पूरे नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इसके बाद। और अखिलेश यादव जी ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में हैं, क्योंकि जब पहले भी क्वेश्चन किया जाता था और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि अरे ये लोग तो एसी से निकलते ही नहीं है। मैंने तब भी डिबेट्स में कई बार कहा है कि नेताजी की स्थिति बहुत नाजुक रहती थी। पिछले 1.5 से 2 सालों से नेताजी की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक रहती थी, ये हम लोग जानते थे। तो उसके चलते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जनता के बीच में निकलते थे, लेकिन अब वो लगातार जनता के बीच में। तो हर चीज को सिर्फ इस चीज से जोड़ देना कि नहीं, हाँ अब ये है कि हम फ्री होकर पूरी राजनीति कर रहे हैं, समाजवाद को स्थापित करना है, हमारा जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से हम चुन करके एक क्षेत्रीय पार्टी के ही व्यक्ति को लीड करने के लिए भेजें। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि बार बार जब भी चर्चा करते हैं, हम डिबेट करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की बात कहती है कि हम मैनपुरी मॉडल के भरोसे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन क्या ये मैनपुरी मॉडल, एक और समाजवादी पार्टी का मैनपुरी मॉडल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है विकास का, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का, रोजगार का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, विदेशों से निवेश ला रहे हैं, तमाम सारे मॉडल्स को गिना देंगे। मैंने एकदम शुरुआत में आपको इसका जवाब दे दिया था कि हजारों करोड़ के जो फर्जी एमओयू साइन हुए हैं, आज तक 5% भी इनका इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं उतर के आया है। पहले की 2 इन्वेस्टर समिट, और ये तो अब ग्लोबल इन्वेस्टर रणनीति क्या, समाजवादी पार्टी बैठकें कर रही है क्या? जैसे पूरी नहीं हुई है, उसी दौरान इनके घपले खुलने लगे। जैसे शिल्पी जी, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है दिल्ली में आज। ऐसे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? क्या आपके यहाँ बैठकें होने वाली हैं, हो रही हैं, हो चुकी हैं, उसकी मीडिया में भनक तक नहीं लगी? क्या तैयारी है? हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन अभी पूर्व में ही पूरा हुआ है, अक्टूबर में था। उसी में हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब हमारे संगठन के गठन की तैयारी है, जनवरी अंत तक हमारे संगठन की घोषणा हो जाएगी। तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज पूरी तय करके चल रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, और सिर्फ पार्टी के लोगों से ही नहीं हो रही हैं, हम दक्षिण तक के नेताओं तक हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अच्छे परिणाम देंगे। और क्षेत्रीय पार्टी का एक जो ये लेवल है, ये भी हटेगा हम पर से। इस बैठक के बाद दिलीप सर, लगभग माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। हालांकि उनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है, कुछ ही दिनों में अब एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या जेपी नड्डा के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहेगी 2024 के लिए? जिन 14 सीटों पर हारी थे बीजेपी, उन पर जीतने की क्या लगता है सर? सोनी साहब, नड्डा साहब का एक्सटेंशन होगा ही इसीलिए क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं जी, और पिछले कई बार से नड्डा साहब का जो संगठन रहा है वो अच्छा काम कर रहा था और उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। हाँ। और उन्हें ये उम्मीद है कि उनका नेतृत्व आने वाले चुनावों में 2024 में स्पेशली उनका जो नेतृत्व है वो काम करेगा और भाजपा को वही जीत ला करके देगा जो मैजिकल विक्ट्री उनकी पिछली बार 2019 के चुनाव में हुई थी। और मुझे लगता है कि जेपी नड्डा साहब के ऊपर जिम्मेदारी तो अनडाउट अभी भी है और आने वाले चुनाव में भी रहेगी। और जो 14 सीटों का है तो भाजपा की नजर उन 14 सीटों पर विशेष तौर से हो सकती है कि जिन पर वो हारे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनकी नजर उन सीटों पर होगी जिन पर वो जीते थे। क्योंकि हार को जीत में बदलना एक बार को आसान होता है, लेकिन जीत को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है।
तो बाकी की जो सीटें जिन पर वो जीते थे वहां क्योंकि जीतने के बाद आदमी की उम्मीदें उनसे बढ़ जाती हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हर जगह काम करती है। जहां वो नहीं थे वहां तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं कि साहब अपोजिट पार्टी का लीडर था, सांसद था, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। लेकिन जहां पर उन्हीं के सांसद थे वहां तो उन्हें अपने काम गिनाने पड़ेंगे ना, वहां कमियां नहीं बता सकते जी, तो ठीक अपने है। कामों को जनता के दिमाग में उतारना ये ज्यादा बड़ी चुनौती होती है। दीपक बघेल जुड़ गया हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, ऐसे ही 2024 जीतेंगे क्या देरी से डिबेट में आके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पहले ही आ चुके हैं आपसे, देखिए। पहले तो मैं माफी चाहूंगा शिवम सोनी जी, किसी टेक्निकल कारण के कारण में जोड़ नहीं पाया। हाँ। लगातार प्रयास किया, परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो स्पष्ट नीति है सेवा की और सेवा के साथ स्पष्ट नीति कि देरी से आएंगे डिबेट में। जी जी शिवम जी, ठीक है। शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है दीपक बघेल, वो कह रही हैं कि मैनपुरी मॉडल को लेकर 2024 में हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी चाहे कितने भी मंथन कर ले, चिंतन कर ले, सब कुछ ढकोसला है। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, इन चिंतन मंथन से कुछ नहीं होने वाला। देखिए प्रदेश में अराजकता तो नहीं, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर जरूर अराजकता फैली हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट सेवा के सरकार के साथ में जनता के बीच में बनी रहती। हमने लगातार प्रयास किया, जिस मैनपुरी मॉडल की लिए बात कर रही है एलपी जी, उनको एक बार ये बात चाहिए थी, वहाँ पर मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे, तो उसके कारण उनकी सहानुभूति के कारण उनको वहां पर मिल गया। अन्यथा अगर उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर, हेलो जी सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ, अन्य सीटों पर अगर देखा जाए तो अन्य सीटों पर क्या स्थिति थी समाजवादी पार्टी की, कम से कम एक बार उन्हें चिंतन करना चाहिए। कितनी लोकसभा के अंदर सीट आई इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए, विधानसभा के अंदर कितनी सीट आई इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए, कितने मेयर इनके पास में इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए। सिर्फ एक या दो जीतों को लेकर जो हतोत्साहित है समाजवादी पार्टी, यही उसके गर्त में जाने का कारण बनेगा। क्योंकि देखिए एक जीत को लेकर इतना उत्साहित हो गए हम, तो इससे चाहे 62 से 63 हमने सांसद जिताए, चाहे उसके बाद में 273 MLA जिताए, उसके बाद में 14 हमारे मेयर होने के बाद में भी हमने कभी इतनी बड़ी बातें नहीं की कि हम दूसरों को निस्ते नाबूद कर देंगे, उनको सफाया कर देंगे। इनके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो जनता के बीच में चुनाव से केवल 4 महीने बीजेपी को शिल्पी चौधरी पूछ रही है कि बीजेपी को अपने काम तो गिनाने पड़ेंगे ना, कि 2024 में आपने 2024 तक 19 से 24 तक आपने जनता के लिए क्या क्या किया, क्या विकास किया, कितनी सड़कें बनवाई, कितने रोजगार दिए, कितनी युवाओं की नौकरियां लगी। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ शिवम जी, देखिए शिल्पी चौधरी जी की सरकार आंकड़े पूछ रहे हैं शिल्पी चौधरी, आंकड़े बहुत देर से पूछ रही थी, आप थोड़ा लेट हो गया आने में। मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ में ही बैठा हूँ, मैं आंकड़ों के साथ में ही बताता हूँ। जिन शिल्पी चौधरी जी की यहाँ पर सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर 12 से लेकर 17 तक में, उस समय पर केवल ये एक एक्सप्रेसवे बना पाए थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित हुए, चाहे के अंदर हो, चाहे गोरखपुर खाद कारखाना हो, उसके बाद नहर की परियोजनाएं इतने बड़े विशाल स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर चालू हुई। अर्जुन सहायक परियोजना किसी से छुपी नहीं है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के ही अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज उन 15 मेडिकल कॉलेजों से उठकर संख्या 59 तक पहुंच गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। चाहे शौचालय हो, 2.61 करोड़ शौचालय बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सौभाग्य योजना के तहत हमने 1.47 करोड़ लोगों को लाइट से जोड़ा। उसके बाद हमने चाहे स्वनिधि योजना के तहत 8 लाख। ठीक है शिल्पी चौधरी, तमाम सारे विकास कार्य तो गिनवा दिए दीपक बघेल ने। देखिए कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का नाम देने का कलाकारी आपने की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के अगले ही महीने धंस गया, ये भी कलाकारी आपकी की है। तो आप कुछ भी करते रहे, लेकिन ये कुतर्क ना करें, ये सब कुतर्क ना करें। अब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किसी को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या है। मुख्यालय से आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अरे भाई आंकड़े दे दिए, दूसरे की भी सुना करिए। हमारे ही कारणों का टीका काट के पूरे 6 साल से योगी जी अपना नाम बताते हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका शिल्पी चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया। दीपक बघेल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। दिलीप यशवर्धन से जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। दिलीप सर, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।